नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग इंडिया की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सर्कस। एंटी डिफेक्शन लॉ को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में जोड़ा गया था। इसको हम 10th शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। दोस्तों, डिफेक्शन का मतलब हो गया जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए एमपी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच ओवर करता है। अब दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ हमेशा न्यूज में रहती है। अभी एट प्रेजेंट यह कर्नाटका को लेकर न्यूज में है, इससे पहले यह गोवा, तमिलनाडु को लेकर न्यूज में थी। तो इस तरह से यह प्रोविजन करीब हमेशा न्यूज में रहता है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ए मेंबर, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, ही इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द फॉलोइंग 4 ग्राउंड्स। तो इसमें सबसे पहला तो है जब वो अपनी मेंबरशिप को वॉलंटरी त्यागता है। दूसरा है जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करता है या नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डिफेक्शन माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर एक मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोटिंग डालता है और वह उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से या तो प्रायर परमिशन ले लेता है या फिर उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसको 15 दिन के अंदर अंदर माफ कर देती है, तब वह डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तीसरा प्रोविजन, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ता। तो कोई ऐसा मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ता और जीत गया है और उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वह भी एंटी डिफेक्शन के अंदर ही आएगा। कोई नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते हैं। तो अगर वो अपने मेंबर बनने के बाद 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब है दोस्तों वो 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थे 4 डिस्क्वालिफिकेशंस। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। पहला तो अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल मेंबर ना करके एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होती है, तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। अब दोस्तों, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हुई है, इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका क्राइटेरिया है कि 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ दैट पार्टी आर इन फेवर ऑफ मर्जर। दोस्तों, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसमें मर्जर को सपोर्ट करने वाले एज वेल एज मर्जर को रिजेक्ट करने वाले दोनों के दोनों लेजिस्लेटर सेफ हैं। जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, अगर वो स्पीकर बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को त्यागता है, तो उसके बाद उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं गिना जाएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा और दूसरे कुछ प्रोविजन है। एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों में अप्लाई होती है। कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ, इसका डिसीजन चेयरमैन या स्पीकर या यूं कहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है और उसका डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन दोस्तों, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलाहन केस में कहा था कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा, क्योंकि स्पीकर जब ऐसा कोई डिसीजन लेता है तो वह ट्रिब्यूनल के जैसे एक्ट करता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत प्रेसिडेंट एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्यवाही तभी कर सकता है जब उसको कोई कंप्लेंट रिसीव हुई हो। वह अपने आप या यूं कहिए सो मोटू उस केस को नहीं देख सकता। अब दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या रीजंस थे? पहला तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को चेक करना। दोस्तों, पहले आयाराम गयाराम, इसकी वजह से एमएलए और एमपीज एक दूसरे की पार्टी को चेंज करते रहते थे, जिससे काफी इनस्टेबिलिटी बनी रहती थी, सरकारें कभी गिर जाती थी, जिससे बार बार इलेक्शंस करवाने पड़ते थे। स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब दोस्तों, एक इंडिविजुअल एमपी या एमएलए का राइट कि वो कुछ भी चॉइस लेने के लिए फ्री है, उसको इंडियन सिटीजन्स जो वोट डालते हैं उनकी सैंक्टिटी से बैलेंस करना जरूरी है। एक एमएलए और एमपी अब पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ पैसों के लिए या किसी और चीज के लिए चेंज करते रहेंगे तो इससे कहीं न कहीं जो वोट डालने वाले व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का हनन होता है। टू ब्रिंग एथिक्स इन पॉलिटिक्स। अब दोस्तों, डिफेक्शन कई बार सिर्फ पैसों के लिए या हॉर्स ट्रेडिंग के लिए किए जा रहे थे, तो इस तरह से पॉलिटिक्स में डिसिप्लिन लाने के लिए, करप्शन रिड्यूस करने के लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। फैसिलिटेट्स मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ एक तरफ तो इंडिविजुअल डिफेक्शंस को रोकता है, तो दूसरी तरफ यह ग्रुप डिफेक्शंस को अलाउ भी करता है। तो अगर कहीं पे 2 पार्टी मर्ज होना चाहती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसको अलाउ करता है। अब दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ में काफी वीकनेसेस देखी गई या इसकी वजह से कुछ समस्याएं सामने आई। तो उसमें सबसे पहली है कि इसने डिफेक्शन इन ग्रुप्स को अलाउ किया है। तो दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स जाकर दूसरी पार्टीज में मिलने लग गए, जिससे अगेन इनस्टेबिलिटी बढ़ गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एमपीज एंड
MLAs। अब दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी MLA या MP अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट नहीं डाल सकता। तो इस तरह से जो MPs और MLAs हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हुआ है। अगर मान लीजिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी किसी गलत प्रोपोजल को अप्रूव कर रही है तो वो अपनी कंसियंस, अपने जजमेंट या अपने इलेक्टोरेट के इंटरेस्ट के हित में जाकर वोट नहीं डाल सकते। अब दोस्तों एक टर्म है वॉल्यूंटरीली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। अब यह टर्म क्या है, इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है। क्या रेजिग्नेशन इसमें आता है या इसमें नहीं आता? तो इसमें जनरली यही माना जाता है कि रेजिग्नेशन इसमें नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पीकर की डिस्क्रिशन पे छोड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रेजिग्नेशन इसमें आता है या नहीं आता, यह भी एक बड़ा इश्यू है। जैसा कि अभी कर्नाटका स्टेट असेंबली में देखा गया, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड। तो दोस्तों अब स्पीकर को या और दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कितने समय में डिसीजन लेना है यह प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जिस वजह से कई बार डिसीजन लेने में डिले होता है, जिससे इश्यू पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो न्यूट्रली फंक्शन नहीं करते, वो अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हित में रहकर ही डिसीजंस लेते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या वे फॉरवर्ड है? सबसे पहला, रेजिग्नेशन शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज एंटी डिफेक्शन, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से भी गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी आती है। अब दोस्तों क्यों MPs और MLAs रेजिग्नेशन की तरफ बढ़ते हैं? वो अपनी पार्टी की वॉल्यूंटरीली मेंबरशिप को नहीं त्यागते। तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जब वो रिजाइन करते हैं तो उनको दूसरी पार्टी में मिनिस्टरशिप मिल सकती है, जबकि अगर वो वॉल्यूंटरीली अपनी मेंबरशिप को त्यागते हैं तब उनको नए सिरे से इलेक्शंस जीतने होंगे और उसके बाद ही वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों जैसा कि आजादी के समय था, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें काफी ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी थी, तो इसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी में जो एक दो लोगों की चलती है उसको अब खत्म करने की जरूरत है। दोस्तों जो MPs और MLAs पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ही वोट डालेंगे, तो उस पर एक चेंज लाया जाना चाहिए कि ये वोट सिर्फ उसी कंडीशन में कंपलसरी हो जब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चंस हो। उसके अलावा और दूसरे जो मैटर्स हैं उनमें यह कंपलसरी प्रोविजन नहीं लगाया जाना चाहिए। अब दोस्तों एक प्रोविजन है, या तो स्पीकर की अथॉरिटी को बिल्कुल न्यूट्रल बना दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जैसा कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा है, यह डिसीजन स्पीकर के बजाय प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा लिया जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस के साथ। प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स। अब दोस्तों इलेक्शन होने से पहले कुछ पार्टी साथ आती हैं और कोalition फॉर्म करके साथ चुनाव लड़ती हैं, तो उन प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स को एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और जब भी वो दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के बाद अलग होती हैं तो उसको भी एज ए एंटी डिफेक्शन ट्रीट किया जाना चाहिए। अब दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिफेक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि पेनल्टीज को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर यह स्ट्रिंजेंट पेनल्टी वाला प्रोविजन नहीं आएगा तो जो हमारा ड्रीम है वन नेशन एंड वन इलेक्शन, उसको हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन, हाल ही में जुलाई 17, 2019 में एक डिसीजन दिया था जिसके तहत जो 15 डिसेंडेंट MLAs ऑफ कर्नाटका हैं वो असेंबली से बाहर रह सकते हैं, वो अपनी पार्टी के व्हीप को माने जरूरी नहीं है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने MLAs की जो फ्रीडम है उसको बढ़ाया है, लेकिन दोस्तों इसको दूसरी तरफ बैलेंस किए जाने की भी जरूरत है, जो और दूसरे रिफॉर्म्स के साथ ही हो सकती है, जैसे कि रेजिग्नेशन को डिफेक्शन के जैसे ट्रीट किया जाए, प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने का पावर दिया जाए, या और दूसरे रिफॉर्म्स जो अभी हमने वे फॉरवर्ड में डिस्कस किए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।